हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक यमुनानगर नाम का गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसकी कोई औलाद नहीं थी और उसका पति भी कुछ समय पहले मर चुका था। वह बहुत ज़्यादा गरीब थी। कभी कभी तो उसे कोई गांव वाला खाना दे जाता था, लेकिन कभी कोई खाना नहीं देकर जाता तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। इन्हीं बातों से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, वह अपने घर के आगे एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठी थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। हे ऊपर वाले, तूने पहले सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसाया और अब बुढ़ापे में खाने के लिए। अब तो मुझे कभी कभी खाना मिलता है, कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। इस बुढ़ापे में मैं क्या करूं? आज के दिन भी पता नहीं कैसे कटेगा। आज तो न खाने के लिए कुछ है और न जेब में फूटी कौड़ी है। हाय मेरी किस्मत। वह इतना बोल ही रही होती है कि तभी नारियल के पेड़ से एक नारियल उसके सामने आकर गिर जाता है। अरे ये क्या नारियल! चलो कोई बात नहीं, आज इसे ही पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और क्या करूं फिर, कोई रास्ता भी तो नहीं है। फिर वो उस नारियल के पानी को पी लेती है और पीने के बाद उसके दिल को बहुत ठंडक मिलती है और वह बोलती है, अरे वाह, इसका पानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका तो स्वाद अलग ही है। मेरा अभी पेट नहीं भरा है। मैं एक नारियल और पी लेती हूँ तोड़कर। मेरा पेट भर जाएगा, फिर खाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए डंडा लगाती है तो नारियल का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, जो डंडा वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तभी वहां सामने से एक चंदर नाम का आदमी आ रहा होता है, तो दादी उसे रोककर उससे बोलती है, अरे बेटे, तुम क्या इस बूढ़ी औरत के लिए एक नारियल तोड़ सकते हो? यह नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है, मेरा हाथ इस तक नहीं पहुंच पा रहा। तुम चाहो तो एक नारियल अपने लिए भी तोड़ लेना। फिर वह आदमी 2 नारियल तोड़ लेता है और एक नारियल दादी को देता है और एक खुद पीता है। अरे वाह, ये नारियल तो बहुत मीठा है। इसका स्वाद तो बिल्कुल अलग ही है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अमृत हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, नहीं तो आज मैं भूखी ही रह जाती। शुक्रिया। फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है और बूढ़ी दादी यही सोच रही थी कि नारियल का इतना मीठा पानी कैसे है। फिर उनके मन में एक विचार आता है, इस पेड़ का पानी तो सचमुच अमृत है। अगर मैं यह बेचूं तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, जिससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और मेरा खर्चा भी सही चलता रहेगा। फिर मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। फिर अगले दिन वह नारियल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचने के कारण उससे एक भी नारियल नहीं टूटता है। वह बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी एक भी नारियल नहीं टूटता है। तभी सामने से वह आदमी आ रहा होता है जिसने कल नारियल तोड़ के दिया था। तो बूढ़ी दादी उससे बोलती है, बेटे, आज मुझे तो फिर नारियल तोड़ दे। मैं आज नारियल बेचने जाऊंगी, लेकिन मुझे कम से कम 20-15 नारियल चाहिए। अम्मा, तुमने क्या बिल्कुल मुझे खाली समझा है? मुझे अपना कोई काम नहीं है जो तुम हर वक्त मुझसे नारियल तोड़वाती रहती हो। मुझे अपने भी काम होते हैं और तुम इस पेड़ की ऊंचाई देख रही हो। अगर मैं गिर गया तो मेरे सिर फट जाएगा और तुम मुझे एक नारियल देती हो। एक नारियल में क्या होगा? चलो ऐसा करते हैं, मैं 40 नारियल तोड़ता हूँ, 20 तुम्हारे 20 मेरे। अगर मंजूर है तो बोलो। हाँ ठीक है, चलो तुम नारियल तोड़ो। फिर वह जल्दी से 40 नारियल तोड़ लेता है और अपने 20 नारियल लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि बूढ़ी दादी वह नारियल ले जाके सड़क पर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ 3 औरतें आती हैं जो बहुत ही थकी हुई होती हैं और वह बोलती हैं, अम्मा अम्मा, हमें नारियल देना, बहुत प्यास लग रही है। फिर वह बूढ़ी दादी उन्हें नारियल दे देती है और पीने के बाद वह बोलती है, अरे वाह, ये तो सचमुच ही बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा तो हमने आज से पहले कभी नहीं पिया। ये लो अम्मा, अपने 500 रुपए। ऐसे करके उनके पास दिन भर में बहुत से ग्राहक आए और उसके सारे नारियल ख़त्म हो गए। और दूसरी तरफ वह आदमी जिसने बूढ़ी दादी के नारियल तोड़ के दिए थे,
वह भी बाजार में नारियल बेचकर आता है और सोचता है, आज तो बढ़िया मुनाफा हो गया नारियल बेच के। ऐसे ही अगर नारियल मिलते रहे तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा और मेरे पास भी गाड़ी बंगला पैसे सब कुछ होगा। लेकिन करूँ तो करूँ कैसे? ऐसा करता हूँ, आज रात को वहाँ जाता हूँ और सारे नारियल तोड़कर ले आता हूँ और बुढ़िया के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और उधर आज बूढ़ी अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों में पहली बार भरपेट खाना खाया था। अगर आज ये नारियल का पेड़ ना होता तो मुझे भरपेट खाना ना मिलता, मुझे भूखा ही सोना पड़ता। ए ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत करम और शुक्र है मुझ पर। फिर जब बूढ़ी अम्मा सो जाती है तो वह आदमी नारियल के पेड़ के पास आता है और खूब सारे नारियल तोड़ लेता है और फिर उन्हें एक बोरे में भरकर अपने घर ले जाता है। अब तो कल मैं इन नारियलों को बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा और बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। इतना बोलकर वह सो जाता है। फिर जब अगली सुबह होती है तो बूढ़ी दादी पेड़ के नीचे आके देखती है कि वहाँ तो पहले से ही काफ़ी सारे नारियल टूटे हुए होते हैं। तो वह बोलती है ऊपर वाले, लगता है कल रात बहुत तेज आंधी आई थी जिससे ये इतने नारियल टूट गए हैं। लेकिन ये तो मुझे कोई जादुई नारियल का पेड़ लगता है, क्योंकि इतने ही कल इससे तोड़े थे नारियल हमने और इतने ही आज नीचे पड़े हैं और ये पेड़ पर भी बहुत लग रहे हैं अभी तो। और वह फिर सड़क के किनारे ऐसी बैठकर नारियल बेचती है। और उधर वह आदमी बाजार में बेचने के लिए जैसे ही अपने नारियल देखता है तो उसके सारे नारियल ईंटें बन जाते हैं। और वह आकर अम्मा से बोलता है, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जो रात में नारियल तोड़ के लेके गया था वो सब ईंटें बन गए। आज से मैं ही तुम्हारे नारियल तोड़ के दिया करूँगा। अच्छा, तो नारियल तुम तोड़ के लेके गए थे? वैसे अब नारियल तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात बहुत तेज आंधी आई थी जिससे बहुत सारे नारियल टूट गए थे, जो मैं अब कई दिनों तक बेचूंगी। फिर वह आदमी उस पेड़ की तरफ देखता है तो जितने नारियल पहले थे इतने ही होते हैं। फिर वह एकदम समझ जाता है कि ये हो ना हो ज़रूर ये एक जादुई नारियल का पेड़ है और जो भी इससे बुरी नीयत से नारियल लेना चाहेगा उसके साथ वही होगा जो उस आदमी के साथ हुआ। और वह वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। लेकिन उसके मन में यही बात चल रही थी कि ये हुआ तो हुआ आखिर कैसे? मैं तो अपने थैले में नारियल भर कर ले गया था, लेकिन यह ईंटें कैसे बन गईं? वह फिर दोबारा दूसरी रात फिर नारियल चोरी करने पहुंच जाता है और खूब सारे नारियल तोड़ता है और अब कैसी वह अलग प्रकार का थैला लाया था उसमें भरता है और अपने घर ले जाता है। फिर जब सुबह होती है और उधर बूढ़ी अम्मा रोज़ नारियल बेचकर खूब अच्छे पैसे कमा रही थी, तो जब वह आदमी आज अपना बोरा खोल कर देखता है तो आज उसमें खूब सारे पत्थर बन जाते हैं। तो वह बिल्कुल चौंक जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। उसे तो अब पूरा यकीन ही हो गया था कि ये असलियत में ही जादुई नारियल का पेड़ है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नारियल तोड़ कर लाऊं और ये पत्थर बन जाएं। उधर दादी की ज़िंदगी बढ़िया गुजर रही थी। सीता, मेरा जल्दी से जल्द टिफ़िन ला दो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज मुझे पपीते की फसल तोड़नी है और उन्हें बेच के भी आना है। सब पपीते पक चुके हैं अब। अच्छा जी, मैं अभी आपका टिफ़िन ला के देती हूँ। रमेश ने इस बार अपने खेतों में पपीते के पेड़ लगाए थे और अब उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी। वो अब उसे तोड़कर बेचने के लिए जा रहा है। रमेश अपनी पत्नी सीता के साथ रहता है। उनकी ज़िंदगी बहुत गरीबी में कट रही है। कई दिनों के इंतज़ार के बाद अब उनकी फसल पकी है और अब उनके घर कुछ पैसे आने वाले हैं। वो जल्द से जल्द अपने खेत पर जाता है और सारे पपीते तोड़ता है और ठेले पर रखकर वो बाजार में चला जाता है। पपीते ले लो, पपीते, मीठे मीठे पपीते, आ जाओ भाई आ जाओ, पके हुए ताज़ा ताज़ा पपीते ले लो। इस तरह वो आवाज़ लगा लगा कर पपीते बेच रहा होता है। आज उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी क्योंकि उसके पपीतों का स्वाद बहुत ज़्यादा मीठा था। उसके सारे पपीते बिक गए। वो खुशी खुशी अपने घर लौटा। सीता, आज सारे पपीते बिक गए। जितने भी लेके गया था सारे के सारे ही बिक गए, एक भी नहीं बचा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कल को और बिक जाए बस, फिर हमारे भी दिन अच्छे आ जाएंगे।
हाँ, यही उम्मीद है कि कल को भी ऐसे ही बिकेंगे। फिर वो अगले दिन जाता है और फिर पपीते बेचता है। उसके पपीते अगले दिन भी बहुत अच्छी तरीके से बिकते हैं। उसके पड़ोस में ही राघव नाम का एक आदमी रहता है। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी गरीब रमेश से जलता है। जब भी वो उसकी तरक्की देखता वो जल भुन जाता और उसकी तरक्की में टांग अड़ा देता। इस बार भी उसने यही किया। अरे इस रमेश की फसल तो बड़ी अच्छी बिक रही है और बड़ी अच्छी उगी है। रोज ये ढेर सारे पपीते लेकर जाता है और ढेर सारे बेच कर आता है। इसके पास जितने भी पपीते हैं सारे ही बिक जाते हैं। ऐसे तो ये जल्दी मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसकी सारी फसल बर्बाद कर दूंगा। और फिर उसी रात वो उसके खेत में घुसकर सारे पपीते तोड़ लेता है और उसके पेड़ उखेड़ कर फेंक देता है। अगले दिन जब रमेश अपने खेत पर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी फसल सारी बिखरी हुई थी और उस पर एक भी पपीता नहीं था। सारे पपीते राघव तोड़ के ले गया था। वो ये देखकर बहुत दुखी होता है। अरे ये मेरी फसल किसने बर्बाद कर दी? कौन मुझसे जलने लगा जिसने मेरी फसल बर्बाद कर दी? अब क्या होगा मेरा? एक यही तो सहारा मिला था हमको। इतने दिन भूखा रहने के बाद अब जाके कोई पैसे कमाने का जरिया मिला था, वो भी खत्म हो गया। वो उदास चेहरा लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, सीता, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। ना जाने किसने रात में सारे पपीते तोड़ लिए और सारे पेड़ भी उखेड़ के फेंक दिए। अच्छा, तुम टेंशन मत लो। जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो कोई हमारे साथ कैसे बुरा कर सकता है? तुम सब्र रखो, सब सही हो जाएगा। जब हमने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, आज तक किसी के खेत भी बर्बाद नहीं की, तो कोई हमारी खेती कैसे बर्बाद कर सकता है? इसका बदला उसे मिलेगा। फिर वो दोनों खेत पर जाते हैं। खेत पर जाकर वो दोनों देखते हैं कि खेत की हालत वाकई ही बहुत ख़राब थी। उनके सारे पेड़ उखड़े हुए थे। ये देखकर सीता भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उखड़े हुए पेड़ों में एक पेड़ के नीचे उन्हें एक पका हुआ पपीता मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पका हुआ था। वो उसे उठा लेते हैं और घर ले आते हैं। ये देखिए जी, हम गरीबों को फिर से एक सहारा मिला। मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ तो हमारे लिए होगा ही। अब हम इस पपीते के बीज को निकालेंगे और इनसे फिर से पौधे उगाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब हम यही करेंगे। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। बेटा, कुछ खाने के लिए है? अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अब चलने फिरने की ताकत भी नहीं रही है। उन बूढ़ी अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको देखकर उन दोनों को तरस आ जाता है और उनके पास सिर्फ वो एक पपीता ही था। उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो बूढ़ी अम्मा को वही पपीता दे देते हैं और उन्हें वो पपीता खिला देते हैं। पपीता काफ़ी मीठा था और बूढ़ी अम्मा बहुत भूखी। वो जल्दी जल्दी सारा ही पपीता खा जाती हैं। बेटा, तूने मुझ गरीब और भूखी बुढ़िया की मदद की है, तुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा। ये ले बेटा, ये कुछ पपीते के बीज हैं। इन पपीते के बीजों को तू अपने खेत में लगा दे, फिर तेरा ज़रूर भला होगा। इतना बोलकर वो अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों उसी वक्त जाकर अपने खेत में उन बीजों को डाल आते हैं। अगली सुबह जब वो अपने खेत पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी खड़ी थी। एक रात में ही इतनी बड़ी बड़ी फसल और इतने ताज़ा ताज़ा पपीते देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। देखा जी, हमने उन बूढ़ी अम्मा की मदद की और हमने किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं करा, तो हमें उसका सिला मिला। ये एक जादुई बीज थे जो हमें बूढ़ी अम्मा ने दिए। एक रात में ही देखो कितनी अच्छी फसल आई है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम किसी के साथ भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला ही होगा। फिर वो उन पपीतों को तोड़ता है और बाजार में ले जाता है। वो उन पपीतों को बेचता है। उसके सारे पपीते बिक जाते हैं। इस बार उसके पपीते बहुत जल्दी बिक जाते हैं क्योंकि उसके पपीते और ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा मीठे थे। सभी उसके पपीतों के दीवाने हो गए थे। जब भी वो पपीते लेकर जाता तभी उसके सारे पपीते जल्दी से बिक जाया करते। उन पेड़ों पर रोज नई नई फसल आती रहती। ये देखकर राघव बहुत जल जाता है। अरे, मैंने तो इसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी, फिर से इसकी फसल ठीक कैसी हो गई? मुझे लगता है मैंने जो वो पेड़ वहीं छोड़ दिए थे, इसने वही पेड़ दोबारा लगा दिए, इसीलिए इतनी जल्दी इसकी फसल तैयार हो गई। अब कैसे मैं वो पेड़ ही वहाँ नहीं छोड़ूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसी रात वो फिर से जाता है
और जैसे ही वो उसके पेड़ों को उखेड़ने की कोशिश करता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। पूरी रात वो वहीं पर ही ऐसे ही पड़ा रहता है। अगली सुबह जब रमेश अपने खेत पर आता है वो राघव को बेहोश पड़ा देखता है। अरे ये तो मेरा पड़ोसी राघव है, इसको क्या हुआ? राघव भाई उठो, राघव भाई। वो उसे आवाज़ लगाता है। राघव को जैसे ही होश आता है वो डरा हुआ होता है और रमेश से माफ़ी मांगने लगता है। रमेश भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। जितनी बार भी फसल बर्बाद करता हूँ मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत जलता था। मैं ये सोचता था कि कहीं तुम मुझसे ज़्यादा अमीर ना हो जाओ, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा मिल चुकी है। मैं रात भर यहीं पर पड़ा रहा, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में रहा मैं। मुझे माफ़ कर दो भाई। राघव भाई अगर तुम मुझसे कुछ मांगते, अगर मैं उसे मना कर देता या फिर मैं तुम्हारा साथ न देता या फिर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया होता तो तुम ये करते हुए ठीक लगते। लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया तो फिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैं तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो रमेश भाई, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। राघव रमेश से माफ़ी मांग लेता है और उस दिन से राघव रमेश की फसल कभी बर्बाद नहीं करता है और उससे जलना भी छोड़ देता है। रमेश धीरे धीरे कर बहुत अमीर होने लगता है और उसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक शोलापुर नाम का गांव हुआ करता था। उसमें एक चंदर नाम का किसान रहा करता था और साथ ही उसका बेटा भी रहा करता था। उसकी बीवी की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और गरीब भी था, जिस कारण उसे मेहनत करनी पड़ती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत भी था जिसमें वह मेहनत करता और फसल काटा करता था। एक दिन की बात है, वह अपने खेत से काम करके घर आया और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो उसका बेटा उससे बोलता है, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बेटे, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब हो रही है? तो चलो दवाई लेकर आते हैं। ऐसे क्या होगा? अरे नहीं, ऐसे ही कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। फिर ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। तो चंदर अपने बेटे से बोलता है, अरे बेटे, आज 4 दिन हो गए हैं भूखे, मुंह में एक अन्न का दाना तक नहीं गया और कब तक ऐसे ही भूखा रहूंगा। जाओ तुम कुछ खाने को ले आओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ, देखता हूँ कहीं कुछ खाने को अगर मिल जाए तो मैं लेकर आता हूँ। फिर उसका बेटा खाने के लिए कुछ ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलते ही उसे एक बाग दिखाई देता है जिसमें खूब सारे सेब लगे होते हैं। तो उन्हें देखकर वह बोलता है, ये तो बहुत अच्छे फल लग रहे हैं, मैं क्यों ना कुछ फल इन्हीं में से ले लूं, इससे मेरा भी पेट भर जाएगा और मेरे पिताजी का भी पेट भर जाएगा। चलो मैं कुछ यही फल ले लेता हूँ। अब वो जैसे ही फल तोड़ने के लिए हाथ ऊपर करता है तभी अचानक से उस बाग का मालिक आ जाता है और उससे बोलता है, अबे रुक, तू क्या कर रहा है? ये तुझे शर्म नहीं आती? एक बाग में चोरी करते हुए, तू इतना समझदार होते हुए भी चोरी करता है। कम से कम कुछ तो रियात शर्म कर। बाबूजी, एक सेब लेने दो, मेरे पिताजी ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, उन्हें बहुत भूख लग रही है और उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। अगर वो ये सेब खा लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे बाबूजी। अरे तुम्हें पता भी है कितना महंगा सेब आता है? तुम्हारी औकात है सेब खरीदने की? पता नहीं आ जाते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के। चलो जाओ यहाँ से, कोई सेब वेब नहीं है मेरे पास। बाबूजी कुछ तो रहम करो, बड़ा ही परेशान हूँ बाबूजी। अगर मैं ऐसे ही रहम खाता रहा तो एक दिन ये मेरा पूरा बाग ठप हो जाएगा और मेरा कारोबार भी सब खत्म हो जाएगा। चल अब निकल ले जल्दी से यहाँ से, और आज के बाद इस बाग के आसपास दिखाई भी मत देना, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है बाबूजी, ऊपर वाला आपका भला करे, सदा सुखी रखे। इतना बोलकर वह वहां से आ गया और आकर रास्ते में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और बोलता है, हाय मेरी किस्मत, मैं अपने पिताजी के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं ला सका। क्या होगा अब? मेरे पिताजी भी भूखे हैं और उनकी तबीयत भी बहुत खराब है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं क्या करूं, बड़ा ही परेशान हूं। वह इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिसके पास एक सेब की टोकरी होती है
तो वह उससे बोलती है, बेटा, ओ बेटा, जरा ये टोकरी मेरे सिर पर रखवा दे बेटा। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं रखवा देता हूँ, नहीं तो लाओ मैं अपने सिर पर रख लेता हूँ। आप बूढ़ी हो, आप कहाँ तक ले जाओगे इसे, मैं लेकर चलता हूँ आप कहो तो। बेटा, ये हमारा रोज का काम है, क्या करें, हम ही ले जाएंगे इसे। नहीं माँ जी, हम भी चल रहे हैं, तो ये टोकरी मैं अपने सिर पर रख लेता हूँ और मैं ले चलता हूँ। ठीक है बेटा। उसके बाद वह दोनों गांव के अंदर चले जाते हैं और सेब बेचने लगते हैं। सेब ले लो सेब, सेब ले लो सेब, अब तो हो गए सस्ते सेब, ले लो खूब खाओ सेब। अरे भाई क्या रेट दिए हैं सेब, और कैसे है सेब ये? 10 रुपए किलो दिए हैं साहब, ले लो, बहुत मीठे सेब हैं, खाकर मजा आ जाएगा। अच्छा चल ना 1 किलो सेब दे दे फिर वो सारे सेब बेचकर उस बूढ़ी दादी के घर आ जाते हैं और आकर वह बोलता है, लो अम्मा आ गए तुम्हारे घर, अब तुम रुको और मैं जाता हूँ। रुक जा बेटा, रुक जा, मेरी बात तो सुन। हाँ माँ जी कहिए, बताइए क्या हुआ? बेटा, ये 2 सेब तू अपने घर को ले जा बेटा, 1 सेब तू खा लेना और 1 अपने पिताजी को खिला देना। अच्छा लाओ माँ जी, वैसे भी मेरे पिताजी को बहुत तेज भूख लगी थी और उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी थी, और अगर आगे से कभी तुम्हें कोई काम की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। और फिर वो सेब लेकर अपने घर आ जाता है। 1 सेब अपने पिताजी को देता है और 1 खुद खाता है। दोनों सेब खा लेते हैं तो बाद में उसके जो बीज होते हैं वह अपने घर के आगे वह डाल देता है, और 15-20 दिन गुजरने के बाद वह देखता है कि उसके घर के आगे एक बहुत ही बड़ा सेब का पेड़ खड़ा होता है। अरे ये इतना बड़ा सेब का पेड़ यहाँ कैसे आया? अरे हाँ, हमने यहाँ सेब के बीज डाले थे, ये उसी बीज से पेड़ हुआ है। फिर तभी खेत पे से चंदर आता है और वह भी देखता है, अरे ये इतना बड़ा सेब का पेड़ यहाँ कैसे? क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? हाँ पिताजी, वो जो हम तुमने सेब खाए थे ना, उसके जो बीज थे वो मैंने यहाँ डाल दिए थे, उसी से ये पेड़ होकर आया है। अच्छा, लेकिन यह इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया? खैर छोड़ो, जो भी है अच्छा हुआ ये हो गया। हाँ पिताजी, अब इस पेड़ के बीज हम और डालेंगे, फिर और पेड़ होके आएंगे, उससे हम फिर अपने सेब बाजार में बेच कर आए करेंगे, जिससे हमें अच्छे खासे पैसे मिला करेंगे। हाँ तू कह तो सही रहा है, चलो अब ऐसा ही करेंगे। फिर वह ऐसा ही करते, सेब के पेड़ से सेब तोड़ते और बेचकर आते और कुछ बीज डाल देते जिससे कि और ज़्यादा पेड़ होकर आ सकें। अब तो उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। उन्होंने अपना घर भी दूसरा ले लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। अब तो उनके पास काफ़ी अच्छे पैसे हो गए थे। फिर एक दिन उस लड़के के दिमाग में एक बात आती है और वह बोलता है, पिताजी आज हम उस बूढ़ी अम्मा से मिलने चलते हैं जिसने मुझे ये सेब दिए थे। उस दिन से वह मुझे आज तक कहीं दिखाई नहीं दी। अच्छा तो चलो फिर कहाँ रहती है वो, चलो चल के देख के आते हैं क्या हुआ उन्हें। फिर वह दोनों घर से निकल जाते हैं और उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ आदमी खड़े होते हैं। वह उनसे बोलते हैं, अरे अंकल, वो अंकल, यहाँ एक बूढ़ी दादी रहा करती थी जिन्होंने मुझे 2 सेब दिए थे। वह सेब बेचा करती थी, गांव-गांव घूमकर सेब बेचा करती थी। क्या आप जानते हैं कि वह आजकल कहाँ है? वह मुझे काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं उनसे उनके घर मिलने आया हूँ। अरे बेटा, वो तो 6 साल पहले ही मर चुकी है। तुम उसी की बात कर रहे हो ना? जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो खत्म हो गई तो। फिर वह वापस आ जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि हो ना हो ये जादुई सेब थे जिनसे ये पेड़ हुआ है।
और इस पर रोज नए फल उगाते हैं। हम जितने तोड़ते हैं फिर दोबारा हो जाते हैं। हो ना हो एक जादुई सेब का पेड़ है। फिर उन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल गुजरने लगती है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यार आप नहीं करते हो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज